Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So, dear students, we will start with today's thought, that is, whatever happens is for good. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. ओके, as you know students, this is third part of 8th lesson in political science, विच नेम इज पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन. आई होप आपने इसके पहले वाले दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे और अच्छे से समझ आ गया होगा. यदि नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि कैसे पर्यावरण का जो टॉपिक है वो हमने हमारी पॉलिटिकल साइंस में लिया है. नाउ वी विल रीड बुक पेज नंबर 124 एंड पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष. यानी कि अब हम देखेंगे कि पर्यावरण को साफ करने में, पर्यावरण से प्रदूषण या पोल्यूशन कहूँगी मैं जिसको, कम करने में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या किया है भारत ने, वो अब हम यहाँ देखेंगे. तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर क्या किए, हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया, यानी इसको फॉलो किया. भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था. क्योंकि 2002 की बात हो रही है ये, यानी कि यहाँ तक इतना ज़्यादा औद्योगिकरण इन देशों में नहीं हुआ था क्योंकि ये अभी क्या थे, विकासशील देश थे. औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है. बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नज़र आएंगे. यानी कि अब की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ, इन देशों में भी औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा फैल रहा है. 2005 के जून में ग्रुप 8, तो ग्रुप 8 क्या है स्टूडेंट, ये एक 8 देशों का एक ग्रुप है जिसमें शामिल है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा. तो इन देशों की, ग्रुप 8 के देशों की क्या हुई, बैठक हुई. इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर जो है, यानी उत्सर्जन दर यानी कि प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना पोल्यूशन करता है, वो क्या है, विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है, यानी कि बहुत ही कम है. साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा क्या किया है, उत्सर्जन किया है. क्योंकि विकसित देशों में औद्योगिकरण पहले शुरू हुआ तो वहाँ फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं या वेस्ट मटेरियल जो पानी वाले सोर्सेज में जो मिला दिया जाता था, तो इनसे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था कंपैरिजन टू विकासशील देशों में. अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार, अब ये जो बना था वो ये UNFCCC, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है. इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है. यानी कि भारत जो है इतिहास को लेकर चल रहा है कि इतिहास में अगर हम देखें तो औद्योगिकरण जिन देशों में पहले हुआ दक्षिण गोलार्ध की साइड, उन देशों की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो कि पोल्यूशन को क्या करें, कम करें. इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है. यानी कि विकासशील देशों के लिए पहले क्या जरूरी है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास करना है. अभी
कि मतलब लोग जो गरीब ज़्यादा हैं अभी विकासशील देशों में, तो उनको काम चाहिए, तो इसलिए औद्योगिकरण तो होना ही चाहिए। इस तरीके से हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश, जैसे कि कौन से देश, ब्राज़ील, चीन और भारत, नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करे, कम करे। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के क्या है, विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है, क्योंकि भारत तो अभी काफ़ी सालों से विकासशील देश में ही आ रहा है। भारत में 2030 तक यानी कि 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के यानी कि सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। यानी कि जो 2000 में जो अपने विकसित देश हैं वो इतना कर रहे हैं प्रति व्यक्ति 3.8 टन, तो इनके कंपैरिजन में भारत का 2030 तक भी क्या होगा, इसके आधे से भी कम होगा। अब 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो था वो था 0.9 टन था, और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। तो 1.6 भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 3.8 से कितना कम है, और ये कब होगा, 2030 तक। डैट मीन्स अभी तो क्या है, बहुत ही कम हो रहा है, और ये जो है ये विकसित देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन रेट है और हमारा ये है। अब भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। जैसे दिल्ली में CNG कंपलसरी है, और जैसे दिल्ली में एक रूल आपने सुना भी होगा, एक बार पोल्यूशन को कम करने के लिए OD1 का फॉर्मूला भी शुरू किया था इंडिया में। तो ये भी क्या था, एक पोल्यूशन कम करने के बनाया गया रूल था हमारे भारत का। और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, मतलब रीन्यूएबल को यूज किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सौर पैनल्स यूज किए गए, और बिजली से रिलेटेड जो अधिनियम बनाए गए कि जैसे कि बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है कि सेव एनर्जी, और वो कैसे कि जब यूज ना हो हम क्या करें, लाइट्स बंद कर दें, फ़ैन बंद कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनर्जी का यूज करें। तो ऊर्जा के इस्तेमाल को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। कौन सी ऊर्जा की, रीन्यूएबल, जिसको कि दोबारा आसानी से बनाए जा सके। तो यहाँ सौर ऊर्जा हो सकती है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का ज़्यादा यूज और कोयले का। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से क्या कर रहा है, ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है, मतलब अभी इसकी प्लानिंग चल रही है बायोडीजल की। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा, और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। और पुनर्विकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। और अगर सौर ऊर्जा की भी बात करें तो गुजरात में, पश्चिमी गुजरात में जो है बहुत बड़ा एक सौर ऊर्जा का एक प्लांट लगाया गया है इंडिया में, ताकि क्या किया जा सके, एनर्जी को बचाया जा सके। और ये जो है सेकंड है यहाँ बायोडीजल का, जिसमें कि डीजल जो बनाने की जो प्रोसेस है या उसके यूज की है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। अब भारत ने पृथ्वी सम्मेलन, तो ये आपको पता होगा रियो में जो हुआ था, के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों
पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। यानी कि क्या किसकी नहीं हुई है? अभी विकासशील देशों की कोई इतनी खास प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे। यानी कि जो विकासशील देश है वो अपने देश में जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, नई नई मशीन्स का यूज कर रहे हैं, तो वो हेल्प करे किसकी विकसित देश जो हैं वो कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी एंड नई नई मशीन्स का जो यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनको बोला गया है कि वो हेल्प करे किन की विकासशील देशों की, ताकि वो भी उन टेक्नोलॉजी के द्वारा अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके, ताकि विकासशील देश भी क्या हो, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेश जो सार्क जो समूह है में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान क्या बनाए, राय बनाए, ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ क्या हो सके, वजनी हो सके। वजनी मतलब इसमें दम हो सके, ताकि इसको सभी देश इसको फॉलो कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक। तो पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है उसके बारे में जान चुके हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या किया जा रहा है पर्यावरण को साफ करने के लिए या पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। यानी कि उन लोगों ने की है जो कि पर्यावरण के प्रति क्या है, सचेत हैं कि अगर अभी हम नहीं संभले, अभी हमने हमारा पर्यावरण नहीं संभाला तो इसका आगे चलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। अब इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। जैसे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। हम एक जुलाई में पूरा एक वीक आता है हमारा पर्यावरण दिवस का, जिसमें हम पौधे लगाते हैं ताकि पौधे क्या करें, हमारे पर्यावरण को साफ करें, प्रदूषित होने से बचाए। तो ये वही आंदोलन है और हम सब कहीं ना कहीं इसमें भाग भी ले रहे हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों से हमें दृष्टि दी है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। तो देखते हैं कैसे दक्षिण देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। तो भारत में जो वन आंदोलन हुए आपने स्टूडेंट्स रीड भी किए होंगे, जैसे कि चिपको आंदोलन आपको याद होगा। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। यानी कि अभी भी बहुत से देशों में किसकी कटाई हो रही है, वनों की। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश क्या हुआ है, बढ़ा है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। यानी कि खनिज उद्योग की बात करेंगे अब हम यहाँ। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है उधर खनिज जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है। रसायनों का भरपूर उपयोग करता है। भूमि और जलमार्गों को क्या करता है, प्रदूषित करता है। यानी कि खनिज की जो माइनिंग जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, धरती से जब खनिज निकालते हैं तो भूमि को भी प्रदूषित करता है। और भूमि को प्रदूषित कैसे करता है, सपोज कि जैसे कहीं कोयला निकाला जा रहा है, कोयला निकालने के बाद उस जगह को ओपन छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको जब
चट्टानों को निकाला जाता है, चट्टानों में से कुछ खनिज निकाले जाते हैं, उनको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है। फॉर एग्जांपल पत्थर से सीमेंट बनाने की जो प्रोसेस है, उसको ग्राइंड करते टाइम जो सीमेंट है बहुत दूर तक उड़कर जाती है, और वो क्या करती है, वो जो आसपास की जो भूमि है उसके भी जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं जिनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, नाइट्रोजन जाती है, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, वो बंद हो जाते हैं। और वो बंद होने से भूमि क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। और जलमार्गों को यानी कि पानी की चीज़ों को भी ऐसे ही भूमि के अंदर वो बंद हो जाएंगे, तो अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी क्या होता जाएगा, सूखता जाएगा, क्योंकि बारिश जब आएगी तो वो पोर्स बंद है, उनके अंदर से पानी अब अंडरग्राउंड नहीं जा पाएगा। और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है, यानी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, क्योंकि माइनिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए किसी भी जगह को पहले साफ़ किया जाता है, वहाँ से पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री लगानी है उसके लिए। इसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है, या फिर उस जगह पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है जहाँ पर खनिज निकल रहे हैं। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहाँ कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ही कंपनी है और इसी के ही देश में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है, कि जो आदिवासी है उनको अब वो जंगल छोड़ने पड़े जहाँ पर वो खनिज निकल रहे हैं, तो उन लोगों को बसाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए इस जो कंपनी जो माइनिंग का काम वहाँ कर रही थी उनके खिलाफ क्या किया गया, आंदोलन चलाया गया। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था, और यह वन और विजनपन की परोपकारी करने वाला आंदोलन था ही, बांध विरोधी आंदोलन भी था। तो ऐसा ही एक आंदोलन तवा मत्स्य आंदोलन हमारे भारत में भी हुआ था स्टूडेंट्स, आप उसके बारे में और अच्छे से देख सकते हो। तवा मत्स्य आंदोलन भी ऐसे ही था कि बांध बनाने के लिए लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था। तो इससे क्या होता है कि लोगों का घर भी उनसे छीन लिया जाता है और रोजगार भी, और अगर वो दूसरी जगह सेट होते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और क्या पता अच्छे से सेट होते भी हैं या नहीं। तो ये इस टाइप का ही आंदोलन ऐसे होते थे ये। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की क्या लगी है, होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स यहाँ नर्मदा आंदोलन के बारे में डिटेल आप लर्न कर लेना। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है, यानी कि इन आंदोलनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये प्रेम पूर्वक प्यार से शांति से अपनी बात मनवाते हैं वो लोग जो विस्थापित किए जाते हैं, या फिर जिनकी खेत है जहाँ खेती करते हैं जो लोग, अगर उस जगह पर बांध बनाया जा रहा है, क्योंकि पानी के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, वो बांध बनने से या इलेक्ट्रिसिटी बनाने से उस पानी की वो कम हो जाती है, और इसलिए और फिर उसके बाद जो मत्स्य जो उद्योग है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि फिर उस पानी में मछलियाँ भी नहीं हो पाती। तो ये वही था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा कि भारत का पर्यावरण को बचाने में क्या योगदान रहा है। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि भारत का योगदान बताइए पर्यावरण को बचाने में, क्या क्या पॉलिसी भारत ने की है।
तो आपको वो अच्छे से लर्न कर लेनी है। उसके बाद हमने देखा है कि खनिज उद्योग या पानी जो है वो जो ये चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो इसको हम कैसे और कहाँ कहाँ क्या आंदोलन चले हैं ये भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है संसाधनों की भू राजनीति, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।